डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिससे हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है बंगाल विजय। यानी हम उस बंगाल की बात करेंगे, उस बंगाल के बारे में पढ़ेंगे जिस समय वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का सम्मिलित रूप बंगाल कहलाता था। उत्तर मुगल काल के समय में बंगाल जो था इतना धनी क्षेत्र था, वहाँ कृषि उत्पादन भी अधिक था और उद्योगों से भी वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता था। इसी कारण से क्या है कि वहाँ अंग्रेज़ों का भी शासन था, फ्रांसीसियों का भी शासन था और मुग़लों का भी शासन वहाँ पर हुआ करता था। जिस समय औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तर मुग़ल काल में जितने भी शासक आते हैं उनके शासन काल में क्या होता है कि भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगता है और उन क्षेत्रों में नए नए शासक उभर करके आते हैं। जैसे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया और ये बंगाल हो गया। ये बंगाल इतना धनी क्षेत्र कहलाता था, इतना धनी क्षेत्र था कि यहाँ से यूरोपीय देशों में अनेक प्रकार के सामान भेजे जाते थे, निर्यात किए जाते थे। जैसे वस्त्र हो गया, रेशम हो गया, नमक हो गया, इन सारी चीज़ों को यूरोपीय देशों में भेजा जाता था। अंग्रेजी व्यापारी पूरे एशिया से जितने वस्तुओं का आयात करता था उसमें से 60% जो वस्तु हुआ करता था वो बंगाल का हुआ करता था। तो आज हम लोग उसी बंगाल के बारे में जानेंगे। एक तरफ क्या होता है कि उत्तर मुग़ल काल में जो एक फर्रुखसियर जो शासक था, मुग़ल शासक था, वो अंग्रेज व्यापारी को क्या करता है, यहाँ बंगाल में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे देता है। और उसके पहले क्या है, बंगाल का एक व्यक्ति को सूबेदार बनाया जाता है। वो व्यक्ति कौन है, तो मुर्शिद कुली खां। इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है और उधर अंग्रेज़ों को क्या कर दिया जाता है, बंगाल में मुक्त व्यापार करने का आदेश भी दे दिया जाता है। तो ये मुग़लों के द्वारा जो है ना, ये बंगाल का सबसे पहला सूबेदार बनाया गया था। तो कौन था, मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां का जो है शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो इसका शासनकाल जो है 1713 ईस्वी में इसका स्टार्ट होता है और 1727 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। जब बंगाल का इसे सूबेदार बना दिया जाता है तो उस बंगाल क्षेत्र में क्या करता है, मुर्शिद कुली खां राजस्व वसूलने का काम करता है। और ये मुर्शिद कुली खां जो है ये मुग़ल शासक को अपना राजा समझ करके क्या करता है कि हमेशा हमेशा वह मुग़ल शासक को नजराने के रूप में रकम भेजते रहता है। ये अपने शासन काल में मुर्शिद कुली खां जब तक कहता है कि इसका शासन काल चलता है, जब तक बंगाल का सूबेदार बना हुआ रहता है, तो ये अपने शासन काल में क्या करता है कि बंगाल का पहले राजधानी था ढाका। अब उस ढाका से राजधानी को परिवर्तित कर देता है, कहाँ लेकर के चला जाता है, तो मुर्शिदाबाद। ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बना देता है। यह वही मुर्शिदाबाद है जिसका मूल नाम था मकसूदाबाद। मकसूदाबाद कौन सा जगह था, अभी तो ये बंगाल का क्या है, ये मुर्शिदाबाद जो है इसके शासनकाल में ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। लेकिन इसका जो मूल नाम था मकसूदाबाद, तो मकसूदाबाद को अकबर अपने शासनकाल में 16वीं शताब्दी ईस्वी में क्या किया था, उसे स्थापित किया था। उसी का जो नया नाम है वो मुर्शिदाबाद है, जिसे मुर्शिद कुली खां क्या करता है कि अपनी राजधानी को वहाँ लेकर के चला जाता है। इसके बाद फिर क्या है कि 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। तब इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अब बंगाल का सूबेदार कौन बनेगा इसकी मृत्यु के बाद, तो इसका एक दामाद होता है। दामाद था कौन, शुजाउद्दीन। अब शुजाउद्दीन इसका दामाद जो है इसके उत्तराधिकारी बन करके आता है और बंगाल का सूबेदार बन जाता है। अब इसका शासनकाल कब से शुरू होता है, तो 1727 ईस्वी से शुरू होता है और 1739 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। जब ये शासनकाल में आता है बंगाल का सूबेदार बनता है, ये तो पूरे बंगाल का सूबेदार बन गया। लेकिन ये अपने शासनकाल में क्या करता है, एक व्यक्ति अलीवर्दी खां को क्या करता है, अभी जो बिहार झारखंड का क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या करता है, अलीवर्दी खां को दे देता है, यानी वहाँ का उस सूबेदार बना देता है। ये खुद बंगाल का सूबेदार है और ये अलीवर्दी खां को क्या करता है, जो अभी बिहार
और झारखंड का जो क्षेत्र है यानी उस टाइम का पूरे बिहार का क्षेत्र का क्या करता है, इसको सूबेदार बना देता है, यानी अलीवर्दी खां को विशेष अधिकार दे देता है। जब तक ये शासनकाल में रहता है, जब तक ये बंगाल का सूबेदार बन करके रहता है, तब तक अलीवर्दी खां को भी बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छे से समय गुजरते जाता है। लेकिन जब 1739 ईस्वी में ये शुजाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है, तब इसका उत्तराधिकारी बन करके कौन आएगा? अब बंगाल का सूबेदार कौन बनेगा? तो इसका एक पुत्र होता है, इसका एक पुत्र था सरफराज खां। अब इसकी मृत्यु के बाद 1739 ईस्वी में सरफराज खां क्या करता है, बंगाल का सूबेदार बनता है। अब एक बात यहाँ सोचने वाली है कि शुजाउद्दीन के बाद जब इसका पुत्र सरफराज बंगाल का जब सूबेदार बन जाता है, तब इसको सेनापति किसको बना दिया जाता है? अलीवर्दी खां को बना दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये सूबेदार बन जाता है सरफराज खां, तो अलीवर्दी खां को जलन होने लगता है सरफराज खां से। क्या करता है, ये सोचता है कि इसके बाप के शासनकाल में हम बिहार का सूबेदार बना हुआ था, उस समय मेरा सब कुछ ठीक ठाक था। अब जब कहता है कि अब मुझे इसका सेनापति बना दिया गया है, ये नहीं हो सकता है। यही अलीवर्दी क्या हो जाता है, अब बेदर्दी हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अब सरफराज खां को मारने के लिए, मरवाने के लिए, इसको सूबेदार के पद से हटाने के लिए एक चाल चलता है। वो कौन सा चाल चलता है? तो इसका कोई तो पुत्र है नहीं, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है, इसकी 3 पुत्रियां हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है, ये अपने एक भाई से सहयोग लेता है। उस भाई का नाम है हाजी अहमद, और मुर्शिदाबाद का क्या है, एक सेठ था जिसका नाम था फतेह चंद। अब उसका मूल नाम था फतेह चंद, लेकिन मोहम्मद शाह क्या करता है, इस फतेह चंद को नाम बदल करके जगत सेठ रख देता है। ये वास्तव में सेठ था। उस समय का जो है ना, मुर्शिदाबाद का सबसे समृद्ध व्यवसायी था और बैंकर था, ऋणदाता भी था। ये माना जाता है कि अंग्रेजी व्यापारी जो यहाँ आते थे भारत में, जगत सेठ से भी कहता है कि ऋण लिया करता था। इतना ये कहता है कि धनी संपन्न व्यक्ति था। तो अलीवर्दी खां यही दोनों व्यक्ति से क्या करता है कि सहयोग लेता है, मदद लेता है, और क्या करता है कि गिरिया के युद्ध में, राजमहल के निकट गिरिया के युद्ध में, गिरिया बंगाल में ही है, तो गिरिया के युद्ध में क्या करता है कि सरफराज खां को पराजित कर देता है, उसे हत्या कर देता है। अब उसको हत्या करने के बाद क्या है कि अलीवर्दी खां अब बंगाल का सूबेदार बनता है। तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि ये जो मुर्शिद कुली खां जो बनाया गया था, वो मुग़लों के द्वारा सूबेदार बनाया गया था। उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन बना, उसका उत्तराधिकारी सरफराज बना। लेकिन यहाँ पर अलीवर्दी खां क्या किया है कि मुग़लों के विरुद्ध एक ऐसा काम किया है कि सरफराज खां को मार करके खुद कहता है कि बंगाल का सूबेदार बना है। जब ये बंगाल का सूबेदार खुद बनता है 1740 ईस्वी में, तब इसे मुग़लों से कुछ डर हो जाता है। इसे लगता है कि मुग़ल शासक हो सकता है कि हमें भी मरवा देगा। तो ये अपने डर को समाप्त करने के लिए क्या करता है, ये सोचता है कि अगर मुग़लों से डर समाप्त करना है तो मुग़लों को नजराने के रूप में जो पैसा दिया जाता था वो हम दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे, तो मुग़ल शासक खुश हो जाएंगे और हमें बंगाल का सूबेदार बने रहने के लिए आदेश भी दे देंगे। तो यही सोच करके मुग़लों को 2 करोड़ रुपये नजराना के रूप में भेज देता है, और ये उससे आदेश ले लेता है कि हम ही बंगाल का सूबेदार रहेंगे। तो मुग़ल शासक क्या करता है कि 2 करोड़ रुपया ले करके और अलीवर्दी खां को बंगाल का सूबेदार बने रहने के लिए आदेश दे देता है। लेकिन बात यह है कि मात्र एक बार जितना जब तक ये अपने शासनकाल में रहा, अलीवर्दी खां जब तक बंगाल का सूबेदार बन करके रहा 1740 से 1756 ईस्वी तक, तब तक मात्र स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में ही क्या किया था कि मुग़लों को 2 करोड़ रुपया नजराना के रूप में दिया। उसके बाद फिर अपने शासनकाल में कभी भी एक पैसा मुग़लों को नहीं दिया। इसके शासनकाल में अलीवर्दी खां जो है अपने शासनकाल में अंग्रेज़ों के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन अंग्रेज़ों को कभी भी दुर्गीकरण करने का आदेश
नहीं देता है। दुर्गीकरण का अर्थ ये हो गया कि वहाँ बंगाल में किलाबंदी करने का कभी भी आदेश नहीं देता है। व्यवहार अच्छा रखता है लेकिन किलाबंदी नहीं करने देता है। एक बात और है कि अलीवर्दी खां जो है जितने यूरोपीय व्यापारी थे उसकी तुलना मधुमक्खियों की छत्ते से किया था। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से किसने किया था, कौन बंगाल का सूबेदार था उस टाइम? तो ये अलीवर्दी खां था। इसका कहना था कि यूरोपीय व्यापारियों को क्या है कि अगर इसे छेड़ दिया जाए, जिस तरह से मधुमक्खियों को अगर छेड़ दिया जाए तो क्या होगा, छत्ते छोड़ करके भाग जाएंगे, शहद नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि वो काट काट करके मार देगा। इसी तरह से क्या है कि यूरोपीय व्यापारी को अगर ना छेड़ा जाए तो शहद देते रहेंगे, लेकिन अगर इसे छेड़ दिया जाए तो काट काट करके मार देंगे। तो ये तुलना जो है ना, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने किया था? तो अलीवर्दी खां ने किया था। इसके बाद अब 1756 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? अभी हमने देखा कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है। इसकी 3 पुत्रियां थी और तीनों पुत्री का नाम क्या क्या था? तो आइए देखते हैं कि अलीवर्दी खां की पुत्री, अलीवर्दी खां की पुत्री, ये तीनों पुत्रियां इसकी कहाँ कहाँ थी? तो पहला जो है, एक पुत्री थी इसका पटना में। कहाँ थी? पटना में। पटना में जो थी उस पुत्री का नाम क्या था? इसका नाम था अमीना बेगम। अमीना बेगम। और एक दूसरी पुत्री थी ढाका में। ढाका में इसका नाम क्या था? इसका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। और एक तीसरी पुत्री थी पूर्णिया में। पूर्णिया में इसका नाम क्या था? इसका नाम था मायमुना बेगम। मायमुना बेगम। तो जो पुत्री पटना में थी ना, अमीना बेगम, अमीना बेगम का एक पुत्र था सिराजुद्दौला। इसका कौन पुत्र था? इसका एक पुत्र था सिराजुद्दौला। अब इसी को क्या किया जाता है कि बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। जब इसको सूबेदार बना दिया जाता है तो जो इसकी मौसी थी इसके विरोध में हो जाती है। ये घसीटी बेगम जो है इसके विरोध में हो जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध में कौन कौन खड़ा होता है और किसी दूसरे को क्या होता है कि सिराजुद्दौला को हराने में किस तरह से मदद मिल जाता है। तो इसका शासनकाल 1756 ईस्वी से क्या है, 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक चलता है। अब इसके शासनकाल में क्या क्या होता है? सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसके शासनकाल में क्या होता है, तो आइए देखते हैं। जब सिराजुद्दौला बंगाल का जब नवाब बनता है 1756 ईस्वी में, तो उस समय क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग ये बंगाल में किलाबंदी करने लगते हैं। इसके पहले देखें हम लोग अलीवर्दी खां के बारे में, तो अलीवर्दी खां अंग्रेज़ों से संबंध अच्छा बना करके रखता है लेकिन किलाबंदी कभी करने नहीं देता है। और जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का जब नवाब बनता है तब क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी उस बंगाल में किलाबंदी करने लगते हैं। तब क्या होता है, ये सूचना जब सिराजुद्दौला के पास जाता है तो सिराजुद्दौला क्या करता है, पहले उसको मना करवाता है। फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानता है। वो मना करने पर भी किलाबंदी करते रहता है। तब क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो है सो गुस्से में क्रोधित होकर के क्या करता है, अपनी सेना को वहाँ भेजता है और किला पर आक्रमण कर देता है। उस अंतराल में क्या होता है कि 146 अंग्रेज़ों को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर देता है, यानी काली कोठरी होता है, उस कोठरी में बंद करवा देता है। उस कमरे का जो साइज़ है वो 14 बाई 18 का साइज होता है। चारों तरफ से कमरा बंद है। ऐसा माना जाता है कि ऊपर से वो कमरा जो था से ढक्कनदार था, यानी ऊपर से उसको क्या है ज़बरदस्ती उसमें ठूंस दिया जाता है। और वो काली कोठरी होता है, पूर्ण रूप से क्या करता है 146 लोगों को उसमें पैक कर देता है। और फिर जब अगले दिन देखा जाता है तो मात्र उसमें से क्या है कि 23 लोग जीवित बचता है। एक उसमें से जो व्यक्ति बचता है उसका नाम है हॉर्नवेल।
कहीं कहीं होलवेल के नाम से वो जाना जाता है। वो ब्रिटिश सेनापति होता है। वो क्या करता है कि जब वहाँ से निकल भागता है, वो लोग जीवित थे जब निकल के भागते हैं वहाँ से, तब उसमें से जो हॉर्नबिल था वो कहाँ चला जाता है, सीधा लंदन चला जाता है। वहाँ से जब सूचना दक्षिण में मद्रास में बैठे रॉबर्ट क्लाइव को जब सूचना मिलती है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अपनी सेना को वहाँ भेजता है। घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में क्या था कि ब्लैक होल की घटना हुई थी, यानी 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया था और मात्र उसमें से 23 लोग जीवित बचे थे, जिसमें कौन था, एक होलवेल भी था। वही इस घटना को उजागर करता है। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर जो है वो कलकत्ता का नया नाम है जो सिराजुद्दौला दिया था। तो वही अलीनगर में क्या होता है कि संधि होती है और इसका सेनापति किसे बनाया जाता है, सिराजुद्दौला का सेनापति जो है वो मीर जाफ़र को बनाया जाता है। इसी के मदद से क्या होता है कि अलीनगर की संधि हो जाती है। अब इसके बाद जो है सिराजुद्दौला के विरोध में अंग्रेज लोग क्या करता है कि एक चाल चलने लगता है, कूटनीति चाल चलता है। जब सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है, तब क्या है कि उसकी जो मौसी थी इसके विरोध में हो गई थी, इससे क्रोधित हो गई थी। और इसके अलावा इसके जो सेनापति जो मीर जाफ़र है ये भी इसके विरोध में था। और इसके साथ साथ और क्या है, जो जगत सेठ था इसके विरोध में था। राय दुर्लभ जो दीवान था वो कहता है कि इसके विरोध में था। इसके बाद फिर व्यापारी था अमीन चंद, वो भी इसके विरोध में था। तो इसमें क्या है कि सिराजुद्दौला के विरोध में कौन कौन था, एक था मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र ये क्या था, सेनापति था। इसके बाद राय दुर्लभ ये कौन था, तो दीवान था। इसके बाद अमीन चंद कौन था, अमीन चंद जो था एक व्यापारी था, ठीक है। घसीटी बेगम ये कौन थी, तो इसकी मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी। एक और जो है जगत सेठ ये कौन था, तो बैंकर था। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये कहावत है कि घर फूटे तो गवार लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। यही बात इसमें आ गया कि सिराजुद्दौला के जो विरोध में है कौन है, उसकी अपनी जो मौसी है इसके विरोध में। अब क्या करता है अंग्रेज जो है, इसके जितने विरोधी थे सिराजुद्दौला के वो सबको क्या करता है कि मिला लेता है। और ये जो है ये सभी लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज को सहायता करते हैं, ठीक है ना, अंग्रेज़ों की मदद करता है और क्या करता है, सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। तब क्या करता है कि कुछ ही दिनों के बाद अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला और जो है ना अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होता है। इसी युद्ध को क्या कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध जो है से कितना ईस्वी में होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। अब इसके बाद बंगाल का जो नवाब बनेगा वो कौन बनेगा, तो इसके जो सेनापति था मीर जाफ़र। अब इसको क्या किया जाता है कि इसके सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये कौन था, इस सेनापति, ये सिराजुद्दौला के सेनापति को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक रहता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि मीर जाफ़र को जो बनाया है वो किसने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया। तो अंग्रेज़ अपनी मति से बना, अपनी इच्छा से बनाया है, तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको क्या करेगा, कार्य करने के लिए अनुमति देगा। तो क्या होता है कि पूरे शासनकाल में मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों का एक कठपुतली बन करके रहता है। अब इसके बाद फिर क्या है कि मीर जाफ़र का एक दामाद है मीर कासिम, ये अंग्रेज़ों को क्या करता है, बोलता है कि अगर हमें बंगाल का नवाब बना दिया जाए इससे ज़्यादा रियायती देंगे।
अब इससे क्या होता है कि अंग्रेज़ों को लोभ हो जाता है और क्या करता है कि मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया जाता है। तो इसके बाद कौन आता है? मीर कासिम, जो 1760 से 1763 ईस्वी तक रहता है। इतना ही नहीं, जब मीर कासिम का ये शासनकाल चलता है तब ये अपने शासनकाल में क्या करता है कि जो मुर्शिदाबाद जो राजधानी था, ये कौन बनाया था? मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिदाबाद से राजधानी को क्या करता है? मुंगेर कर देता है। ये कौन किया? मीर कासिम। और क्या करता है ये कि भारतीय व्यापारियों को अधिक रियायती देने लगता है और टैक्स में कुछ सुधार करता है। इससे क्या होता है कि अंग्रेज़ क्रोधित हो जाता है और पटना में कुछ काम चलते रहता है, उसको अवरुद्ध करने के लिए क्या अंग्रेज़ को भेजता है। वो अंग्रेज़ को क्या करता है? मीर कासिम मार भी देता है। इसको पटना के कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद क्या करता है, जो अंग्रेज़ है वो मीर कासिम को हटा करके और फिर क्या करता है कि 1763 में मीर जाफ़र को बना देता है। मीर जाफ़र को बना देता है। कब बनाता है? 1763 ईस्वी में। अब इससे क्या होता है कि मीर कासिम जो है वो एक चाल चलता है अब अंग्रेज़ों के पीछे। ये क्या करता है, अब इसके बाद मीर कासिम शुजा उदौला के पास जाता है, यानी अवध के नवाब शुजा उदौला के पास जब जाता है तो वहाँ शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट है उससे भी मुलाकात होती है। अब तीनों में एक संधि होती है जिसे त्रिगुट की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं, और तीनों मिल करके क्या करता है? एक युद्ध लड़ता है अंग्रेज़ों के साथ, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि तीनों में कौन कौन है। पहला है मीर कासिम। पहला कौन है? मीर कासिम। और दूसरा कौन है? दूसरा जो है अवध के नवाब। अवध के नवाब। अवध के नवाब कौन है? शुजा उदौला। शुजा उदौला। और तीसरा कौन है? तीसरा है मुग़ल सम्राट। मुग़ल सम्राट ये कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल करके क्या करता है? ये अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में क्या है कि अंग्रेज़ों का विजय हो जाता है और मीर कासिम, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को क्या होता है? इस युद्ध में पराजय हो जाती है। ये घटना जो होती है ये कब होती है? ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध की समाप्ति के बाद अब क्या होता है? एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। तो इलाहाबाद की संधि इन किन लोगों के बीच में होगा? तो सबसे पहली जो संधि होती है अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट के बीच। ये होता है 1700, यहाँ लिखते हैं कि इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। तो पहला संधि जो होता है वो होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये किसके बीच होता है? तो ये होता है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है ये प्रथम संधि, यानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। एक और संधि होता है वो किसके बीच होता है? ये 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। ये किन के बीच? तो अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब के बीच होता है। ये हो गया दूसरा संधि, यानी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। अब इस संधि के बाद बंगाल में फिर और कुछ कर्तव्य किए जाते हैं। वो क्या होता है? तो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है। कौन शासन आ रहा है? द्वैध शासन। ये ऐसी प्रक्रिया लागू हो जाती है, द्वैध शासन में ऐसी बात कर दी जाती है कि इसमें दो पक्ष होता है, एक पक्ष को अधिकार का, दूसरे पक्ष को कर्तव्य का बना दिया जाता है। यानी अंग्रेज इतना चालाक होता है कि जितने आय का स्रोत होगा वो क्या होगा कि अधिकार के क्षेत्र में वो खुद रख लेता है और दूसरे पक्ष को क्या करता है? कर्तव्य का क्षेत्र देता है, यानी जो भी कुछ बनाना होगा तो दूसरे पक्ष के जिम्मे होगा। इस तरह से क्या है कि इस द्वैध शासन में अंग्रेज चालाकी करता है और अपने अधिकार का क्षेत्र रख लेता है। तो इसको शुरू करने वाला कौन था? तो शुरू करने वाला जो है ना, शुरुआत कौन किया था? द्वैध शासन शुरुआत कौन किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव किया था, ठीक है। और इसके बाद समाप्ति कौन किया था?
समाप्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बंगाल विजय से संबंधित अनेक जो तथ्य थे उन तथ्यों को हमने सरल तरीके से जाना। इससे संबंधित हमने अनेक घटनाओं को देखा, जैसे ब्लैक होल की घटना, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। अब इसके बाद आधुनिक भारत से संबंधित जो अगला टॉपिक होगा उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो इस तरह का अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।